Good morning, class. I'm Deepika, your SS teacher. Today I will start your chapter 6 Civics. The chapter name is Understanding Our Criminal Justice System. In first video, we have all discussed some points and a story of Mr. and Mrs. Shinde. Now, this is the part of 2 in this chapter. Firstly, we have discussed to chapter 6 in first part. In this part, we have learned and understand our criminal justice system, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में क्रिमिनल्स के लिए क्या जस्टिस सिस्टम है. एंड वी विल डिस्कस अ स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, जिसमें हमने मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की भी एक स्टोरी पढ़ी थी. इसमें हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने स्टोरी में मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के बारे में पढ़ा था, जिसमें मिसेस शिंदे की एक गोल्ड की चेन खो जाती है और उन्हें सस्पेंड होता है कि उनकी जो मेड है शांति, उसके द्वारा ही उसे चुराई गई है. और उसके बाद पूरा केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है. केस जो है वो पुलिस के पास जाता है, जज के पास जाता है और फाइनली डिसाइड हो जाता है कि जो चेन है वो शांति देवी के द्वारा न चुराकर एक गैंग है जिसमें मिसेस शिंदे के सन के कुछ फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा चुराया जाता है. और उसके बाद हमने इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स भी पढ़े थे, जिसमें नंबर 1 पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर और जज. यहाँ पर हम चैप्टर 6 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम. यहाँ पर हम पुलिस के रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या रोल होता है. जिसमें वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. यहाँ पर हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है कंप्लेंट जो भी कंप्लेंट की जाती है अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. यहाँ पर हम डिस्कस करें कमीशन ऑफ ए क्राइम की, तो कमीशन ऑफ ए क्राइम मीन्स एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी वो जगह जहाँ पर क्राइम को किया जाता है. तो हम पुलिस के फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन में पुलिस के द्वारा जहाँ पर भी एक्ट या क्राइम किया जाता है उस एरिया को इन्वेस्टिगेट किया जाता है. और इन्वेस्टिगेट के लिए सबसे पहले कंप्लेंट भी होती है, यानी कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ही वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करती है. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस. अब ये विटनेस क्या है? विटनेस मीन्स गवाह. इसमें इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले जो विटनेस होता है उस क्राइम का जो गवाह होता है उसके स्टेटमेंट्स को, उसके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी वो बातें बताएगा उस क्राइम से के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाता है. एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस मीन्स सबूत, और उस क्राइम से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है, सबूत है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. और उस पूरे इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद पुलिस के द्वारा अपनी राय रखी जाती है. इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट. यदि पुलिस को लगता है कि जितने भी एविडेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अपराधी है, यदि उन्हें लगता है कि ये पर्सन ने अपराध किया है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट कोर्ट में डाली जाती है. एट स्टेट एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के पढ़ा था कि ये पुलिस का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा पर्सन अपराधी है, गिल्टी मीन्स अपराधी है, और कौन इनोसेंट मीन्स निर्दोष है.
दैट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड, और ये डिसाइड करने का अधिकार किसका होता है? जज का होता है. सो यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ. आपने यूनिट 2 में रूल ऑफ लॉ के बारे में भी पढ़ा था. ये कानून का एक रूल था, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, जिसमें हर पर्सन के पास अधिकार होता था. दिस इंक्लूड द पुलिस, और पुलिस भी उसमें ही इंक्लूड होती है. देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है उस पूरी इन्वेस्टिगेशंस में उस पर्सन के को फुल रिस्पेक्ट के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ उससे इन्वेस्टिगेशन होती है. यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें उस पर्सन के जितने भी राइट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टिगेशन होगी. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडेंस भी रखी हैं जिसमें पुलिस को जो फॉलो करनी पड़ती है जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है. डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. यहाँ में पुलिस को अलाउ नहीं किया जाता कि वो किसी भी पर्सन को टॉर्चर कर सके, बीट सके या उसको शूट कर सके इन्वेस्टिगेशन के दौरान. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offense. और यहाँ पर पुलिस के पास भी राइट नहीं होता कि वो छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पनिशमेंट किसी को दे सके. बट यहाँ पर अब हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ क्या है. यदि हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ में यदि हम एक साइड लॉ को रखते हैं एंड दूसरी साइड हम डिफाइन करते हैं ब्रिटिश, किंग एंड महाराजा. यहाँ पर हम ब्रिटिश हो गए, किंग मीन्स जो राजा होते थे, एंड एम को हम महाराजा से डिफाइन कर सकते हैं. तो यदि हम यहाँ पर लॉ की बात करें तो लॉ में आपने पढ़ा ही है कि हर पर्सन जो होता है वो बराबर इक्वल होता है. सभी के पास राइट होते हैं कि वो यदि उसके किसी भी रूल को वॉयलेट किया जाए तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सकता है. लेकिन यदि हम बात करें ब्रिटिश की, किंग की या महाराजा की, इसमें तीनों में ही जो पीपल्स होते थे उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते थे और इन तीनों के अंडर में ही सभी लोग काम करते थे. तो ये है आपका रूल ऑफ लॉ. इसके अकॉर्डिंग पुलिस की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं. यहाँ पर हम आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 22 में हमारे संविधान और क्रिमिनल लॉ गाइडलाइंस में हर अरेस्ट पर्सन के पास कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं. नंबर 1, the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. यहाँ पर उस हर पर्सन के जिसे अरेस्ट किया जाता है उसके पास अधिकार होता है कि उसे अरेस्ट करने से पहले पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाए. नंबर 2, the right to be presented before a magistrate within 24 hours to arrest. उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के 24 आवर्स के बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड एंड टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. ये भी अधिकार है कि उस अरेस्ट पर्सन को कस्टडी के दौरान किसी भी तरह से टॉर्चर या उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता. नंबर 4, कॉन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. यहाँ पर पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी एविडेंस का यूज़ या उसे कॉन्फेंस नहीं किया जा सकता. एंड अ बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज, वो बॉय जो 15 साल से छोटा है या वुमेन्स को डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नहीं जा सकता. यहाँ पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट.
detentions and interrogation of any person. These are known as the DK बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दिस इंक्लूड. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरेस्ट होने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिसे DK बासु गाइडलाइंस का नाम दिया गया, जिसमें नंबर 1, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their destination. जिसमें पुलिस में जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको should be क्लियरली सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन किया गया हो और उसके नेम टैग भी डेस्टिनेशन पर लिखा हुआ हो. अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. जो भी टाइम सुटेबल किया गया हो उसी टाइम पे उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए. जिसमें जब FIR लिखी जाती है उसमें इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. व्हाट इज़ FIR, उसका टाइम, डेट सभी कुछ क्लियरली लिखा जाना चाहिए. द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव. जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसके पास राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को या वेल विशर को इन्फॉर्म कर सकता है. व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, यदि उस पर्सन के फ्रेंड या रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उस टाइम पर प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस. पुलिस के द्वारा 8 से 12 आवर्स के बाद कस्टडी उसको दी जाती है, यानी उसको अपने अंडर में रखा जाता है और उसके जो वेल विशर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है. उसके 8 से 12 घंटे के बाद ही उसको अरेस्ट किया जाता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट मीन्स FIR. व्हाट इज़ FIR? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इसमें इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR. इसमें पुलिस के द्वारा जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले FIR लिखी जाती है. और ये कौन लिखता है? पुलिस के द्वारा पूरी FIR लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो क्राइम कैसे किया. द लॉ स्टेट दैट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस. और ये उस हर पुलिस के लिए कंपल्सरी होता है, हर ऑफिसर के लिए कंपल्सरी होता है कि वो सबसे पहले उस क्राइम से रिलेटेड FIR को रजिस्टर करें. Whenever a person give information about a congenital offense के और ये कौन लिखता है? पुलिस लिखती है. किसके द्वारा? ये उस पर्सन के द्वारा लिखी जाती है जो पर्सन जो है वो उस क्राइम के बारे में पुलिस में आकर बताता है. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस एदर ओरली और रिटन. ये ओरली और रिटन भी दी जा सकती है. इस FIR में उस इवेंट से रिलेटेड डेट, टाइम, प्लेस और पूरी डिटेल्स को, किस तरह से वो इवेंट्स हुआ, कौन कौन उसके एविडेंस थे, यानी पूरी डिटेल उस इवेंट की, क्राइम की लिखी जाती है. इफ़ नोन द आइडेंटिफाई ऑफ द एक्यूज पर्सन. यदि उस पर्सन की आइडेंटिफाई क्लियर नहीं होती तो उसके विटनेस के नेम भी मेंशन किए जाते हैं. इस FIR में स्टेट नेम, एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट लिखता है उसके एड्रेस, नेम सब कुछ फायर किया जाता है. देयर इज़ ए प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर इन FIR. इस FIR को पुलिस रजिस्टर में लिखा जाता है और इसमें कंप्लेंट करने वाले के सिग्नेचर भी होते हैं. द कंप्लेंट आल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस. उसके बाद कंप्लेंट पर्सन को के पास अधिकार होता है कि वो उस FIR की एक कॉपी को फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट किसी कॉस्ट के पुलिस से अपने पास भी रख सकता है. So that is enough for today. In next video we have discussed what is the role of the public prosecutor. Thank you.